नीट के इस उभरते हुए भयंकर कंपटीशन में आपको क्या अलग ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से आप उन टॉप 0.1% स्टूडेंट्स में आ जाओ जो कि इंडिया के टॉप एम्स में या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हो। नीट के लास्ट के 5 इयर्स के पेपर को एनालाइज करते हैं, एक अलग सा विजन हमारे दिमाग में क्रिएट होता है। वो विजन क्या है, इस वीडियो में बात करेंगे। बेटा किसी भी कंपटीशन के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आपने कितनी मेहनत पुट इन की। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी अजीब लगेगी, थोड़ी ऑड लगेगी, पर मेरा एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का है जो आज निकल के सामने आ रहा है। किसी भी कंपटीशन के लिए ये बात इंपॉर्टेंट नहीं होती कि आपने कितनी मेहनत पुट इन की, ये बात इंपॉर्टेंट होती है कि अगल बगल वाले कितनी मेहनत कर रहे हैं। भाई हेलो एवरीवन, माय नेम इज फैसल रशीद और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस उभरते हुए कंपटीशन में आपको क्या अलग करना चाहिए, कैसे आपको कुछ अलग करना चाहिए जिसकी वजह से आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाए या फिर एम्स में जाए। आगे बढ़ने से पहले यार आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो। चलो यार एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बायोलॉजी के बारे में तो मैं लास्ट बात करूँगा, पहले मैं तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में बात करूँगा। बिकॉज बायोलॉजी तो सब लोग पढ़ ही लेते हैं कुछ ना कुछ करके, बिकॉज बायोलॉजी में सबको पता होता है कि एनसीईआरटी से ही पेपर आना है और हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है, तो बायोलॉजी में नियर अबाउट सब लोग कर ही लेते हैं। डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है जब हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स को देखते हैं। देखा एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में जब हमारे सामने फिजिकल केमिस्ट्री का नाम आता है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ दौड़ने लगती है, वो होती है कि न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स एंड न्यूमेरिकल्स। बट यार एक्चुअल में जब हम पेपर को एनालाइज करते हैं तो अलग ही कुछ दिखने लगता है। लेट मी टेल यू व्हाट डिफरेंट वी गेट व्हेन वी एनालाइज द लास्ट ईयर पेपर्स। नीट 2023 का पेपर उठा लो, उसमें देख लो टोटल में 5 न्यूमेरिकल्स पूछी गई है फिजिकल केमिस्ट्री में। पाँचों न्यूमेरिकल्स इतने ज़्यादा बेसिक है कि जब अगर किसी ने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स ऑनली किए हैं, मैं कह रहा हूँ ऑनली एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होते हैं ना एनसीईआरटी पे, अगर खाली वही किए हैं तो पाँचों के पाँचों क्वेश्चन वो आराम से अटेम्प्ट कर सकता था। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम करते हैं काम कि न्यूमेरिकल्स 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 साल भर करते रहते हैं। बिकॉज हमने तो टॉपर्स की स्ट्रेटेजी सुनी होती है कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर टाइम बचे तो तभी पढ़ लो। और वहाँ पर एग्जामिनर जो होता है उसने भी ये बातें सुनी हुई होती है, उसको भी पता है कि ये बच्चा गलती कहाँ करेगा। एक्चुअल में फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि आराम से पढ़ने की, अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। नीट 2023 के पेपर में सबसे ज़्यादा जो टफ पार्ट माना गया वो था केमिस्ट्री, लेकिन मेरे केमिस्ट्री में ही सबसे ज़्यादा है, दैट्स 150 मार्क्स। उसका रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ इतना है कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी पूरा, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो या फिर ऑर्गेनिक हो, और उसके अलावा मैंने कुछ भी कभी भी ट्राई नहीं किया था। आपको मेरे हिसाब से सिंपल सा क्या करना चाहिए, एनसीईआरटी के जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स है वो कर लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं फिजिकल केमिस्ट्री में उनको कर लो, दैट्स इट। नो नीड टू सॉल्व एनीथिंग एल्स। बहुत बड़ी न्यूमेरिकल्स करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो पूछता ही नहीं है अब न्यूमेरिकल्स। नंबर 2 पर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका सबसे ज़्यादा क्रेज़ होता है कि टीचर कौन सा लाए, टीचर कौन सा लाए और टीचर कौन सा लाए। बट एक हार्श रियलिटी ऐसी है कि उसमें भी टीचर की ज़रूरत है ही नहीं। खाली एक चीज़ आपको करना है, जीओसी अच्छे से टीचर से पढ़ना है। उसके बाद सिंपल सा करना है काम, एनसीईआरटी को उठाना है और एक एक वर्ड, एक एक टेबल, एक एक डायग्राम अच्छे से समझ कर पढ़नी है। एंड फिर देखो कि आपके नीट में कितने मार्क्स आते हैं ऑर्गेनिक में। मैंने कभी भी ऑर्गेनिक में टीचर से नहीं पढ़ा होगा एक्सेप्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एडवाइस ये है, वंस अगेन एनसीईआरटी ओनली एंड ओनली। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बड़ी गलती होती है स्टूडेंट से, वो है सॉल्विंग मोर 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 क्वेश्चंस। बट उस चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। ज़्यादा फ़ायदा अगर होने वाला है तो वो है एनसीईआरटी को रटने से। बस सिंपल सा याद कर लो एनसीईआरटी का एक एक जो भी रिएक्शन दी है, उसमें जो भी इंटरमीडिएट दिया हुआ है उसको याद कर लो, दैट्स इट। कोई ज़रूरत नहीं है मैकेनिज्म्स करने का, कोई ज़रूरत नहीं है हायर लेवल बुक पढ़ने का। बस एनसीईआरटी को पढ़ लो और उसमें जो भी दिया हुआ है, मतलब कुछ भी इंटरमीडिएट हो, कोई आपको लगता है ये पॉइंट कभी पूछा नहीं जा सकता, उस चीज़ को भी आपको याद रखना होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ, नीट 2022 में एक क्वेश्चन जो आया था वो डायोजोनियम साल्ट का कुछ टेम्परेचर वाला क्वेश्चन। किसने एक्सपेक्ट किया था वो क्वेश्चन आएगा? नो वन एक्सपेक्टेड दैट, एंड वही चीज़ आया। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि नीट का ट्रेंड कंप्लीटली बदल चुका है। जो आप टॉपर्स के सुनते हो, जो आप टॉपर्स के सुनते हो, जो यूट्यूबर्स फेमस हो चुके हैं उनका सुनते हो, वो लोग अपनी टाइम की स्ट्रैटेजी बताएंगे, वो लोग अपने टाइम की स्ट्रैटेजी बताते हैं यार। और उस टाइम वही स्ट्रैटेजी चलती थी। बट अब जब ये कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई हो चुका है, अब जब ये नीट का पैटर्न इतना ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है, हमें भी इवॉल्व होना पड़ेगा। आपको खुद बैठना होगा और खुद पेपर्स को एनालाइज करके देखना होगा कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं ना, उससे हमें वो आइडिया बिल्कुल भी नहीं मिलता है जो आइडिया हम खुद की एनालिसिस से निकालते हैं। लिटरली कह रहा हूँ, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मैं जब स्ट्रैटेजीज देखता था, बाकियों लोगों के सुनता था कि ये चीज़ कर लो, ये चीज़ कर लो,
तो मैं भी मान लेता था कुछ हद तक, पर जब मैंने खुद एनालाइज़ करा चीज़ों को, मैं इस कंक्लूजन पर पहुँच गया था कि यार ये कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं। जो स्टूडेंट खुद एनालाइज़ करता है, ख़ास करके ड्रॉपर्स अब एनालाइज़ करते हैं फिर, उनको समझ में आने लगता है कि नीट जो एग्ज़ामिनर है, वो कहाँ से पूछने वाला है इस साल, वो क्यों पूछेगा ये सवाल। सब कुछ पता चल जाता है बस लास्ट ईयर के जब हम पेपर को एनालाइज़ कर देते हैं। बात करते हैं नंबर 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वंस अगेन एक मिस्टेक बड़ी होती है। सब लोग सुनते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो और एक-एक चीज़ अच्छे से पढ़ो। गलती मेरे हिसाब से क्या होती है स्टूडेंट से कि वो जो टेबल्स दिए होते हैं वहाँ पर, जब टॉपर उनको कोई स्ट्रैटेजी बताता है, वो बोलता है कि आपको वैल्यू नहीं याद रखना है, बस ट्रेंड याद रख लो। पर मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, उसकी ट्रेंड भी याद नहीं रखनी चाहिए, उसकी ट्रेंड भी याद नहीं करनी है। जो वैल्यू बेस्ड उन टेबल्स में दिया हुआ है, उनको कोई भी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। देखो यार, मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, अगर आपको एग्जैक्टली 720 स्कोर करना है ना, तब आप वो टेबल्स को भी याद कर लो, उन वैल्यूज़ को भी याद कर लो। लेकिन यार अगर आप 650 प्लस जाना चाहते हो, ईज़िली आप 650 प्लस जाओगे, अगर आप वो चीज़ याद ना भी करो तो। बिकॉज़ देखो लास्ट 5 साल में से देख लो, कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया उनसे, कोई ट्रेंड नहीं पूछी गई। बस क्या ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके पेपर्स में, उनके जो टेस्ट्स होते हैं, उनमें वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हम उनको याद कर देते हैं। बट यार हमारा मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव तो नीट है ना। इसलिए हमें उन चीज़ों को कोई भी ज़रूरत नहीं है याद करने की। बस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक-एक लाइन को अच्छे से पढ़ लो। टेबल्स में जो अलग टेबल होते हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिज़न दिया होता है लिख कर, वो अलग से टेबल्स, वो डाटा वाले टेबल्स नहीं जो ग्रुप का हर एक एलिमेंट का दिया होता है, वो चीज़ कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। लास्ट के 3 साल के पेपर उठाओ, केमिस्ट्री में एक खास पैटर्न देखने को मिलेगा आपको। वो क्या है? वो है कि एनसीईआरटी के सॉल्व्ड जो एग्जांपल्स होते हैं, लगभग 10 से 12 होते हैं पर चैप्टर, उनसे 90% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यस 90%। आप जाकर एनालाइज़ कर लो, जो एग्जांपल्स दिए होते हैं ना नीट के, जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं ना एनसीईआरटी में, उससे लगभग 90% क्वेश्चंस एज़ इट इज़ पूछे जाते हैं। और कई बार तो बिना डाटा चेंज किए हुए क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो यार, लेट मी टेल यू वन थिंग। जब मैंने नीट लास्ट के 2-3 साल जब मैंने नीट दिया ना, तो एक चीज़ मैं क्लियर आपको बताता हूँ कि एक बार आया था वो विविधा भारत स्टेशन ऐसा कुछ क्वेश्चन था, जिसका 219.3 आंसर था और दूसरा ऑप्शन था 219.2। और वहाँ पर बच्चों को हालत ख़राब हो गई थी सॉल्व करने से, मतलब वो इतनी खतरनाक कैलकुलेशन बन रही थी उसमें। लेकिन देखो, मेरे को उस क्वेश्चन का आंसर ही याद था। सिमिलर केस था लास्ट ईयर के सेक्शन बी में, एक क्वेश्चन पूछा था कॉपर का एटॉमिक मास 63.3 कुछ, एग्ज़ैक्टली याद था। और वो चीज़ मैंने याद नहीं की थी, बल्कि वो याद हो गई थी। बहुत बार मैंने उनको सॉल्व करा था ना एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली याद हो गई थी। ये तो बात रही केमिस्ट्री की। चलो भाई फिज़िक्स की बात करते हैं। फिज़िक्स में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है नोट करने लायक, वो है ये है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पर अब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होने लगा है और न्यूमेरिकल्स ईज़ी होते चले जा रहे हैं। लेकिन फिज़िक्स में आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप ईज़ी लेवल का पढ़ो। मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, फिज़िक्स में जितना एडवांस जा सकते हो जाओ। अभी अगर आपके पास में 8 मंथ्स है नीट तक, तब एनसीईआरटी को पढ़ लो। एनसीईआरटी को पढ़ लो। येस, डेफ़िनिटली आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए साथ-साथ। आप थोड़ा-सा तेज़ होकर पढ़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ लो। या फिर एक सब्स्टिट्यूट है, आकाश इंस्टीट्यूट की वो एनसीईआरटी मैप्स है, मैप्स करके एक बुक आती है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए, तीनों के लिए आती है वो। तो आप फिज़िक्स के लिए वो ले सकते हो, उन्होंने फिज़िक्स का क्रैक्स निकाल कर रखा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको उतना टाइम नहीं मिल रहा है कि आप फिज़िक्स की एनसीईआरटी को पढ़ लो। रही बात फिज़िक्स के जो इन टेक्स्ट सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, तो उनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल, इसलिए उनको भी आपको अच्छे से 5-6 बार सॉल्व तो करना ही चाहिए मिनिमम। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो फिज़िक्स में, और जो क्लास के नोट्स होंगे, पर्टिकुलरली अगर आप एमआर सर से पढ़ते हो, तो तब खाली एमआर सर के नोट्स मोर देन एनफ है यार। मैंने खुद उनका प्रिंट आउट निकाला था, एमआर सर के नोट्स, डेफिनिटली वो बहुत अच्छे हैं, उनका कंटेंट सफिशिएंट है टू गो 650 प्लस। तीसरी चीज़, बायोलॉजी में तो आपको पता ही है कि एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है, और समरीज़ और पहले वाले जो पेज साइंटिस्ट का डाटा दिया होता है, उसमें कुछ पॉइंट्स निकल कर आते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो पर जो वो क्वेश्चन पूछा था, कोलेजन का स्ट्रक्चर कौन-सा है। और एक चीज़, बायोलॉजी में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग पर फोकस नहीं करना है, बल्कि एनसीईआरटी जितना मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ सकते हो, आप पढ़ो। अगर आप चाहते हो कि मैं नीट के लास्ट के 5 ईयर्स के पेपर्स को अच्छे से एनालाइज़ करके, डाटा कंपाइल करके ये बता दूँ आपको कि किस एग्जाम्पल से कौन-सा क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था, किस में कौन-सी मॉडिफिकेशन करी गई थी, और कौन-सा क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी था, कितने न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे, कितने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन से ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ओरिएंटेड नहीं थे। ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हो ना कि मैं इस पर वीडियो बना दूँ, तो मुझे नीचे कमेंट में बताना, डेफिनिटली मैं एक अच्छा सा वीडियो उसके लिए बनाऊँगा। बाकी यार एक लास्ट की चीज़ सुनना कि नीट 2023 में लगभग 22 लाख से ऊपर स्टूडेंट तो बैठने ही वाले हैं, और उसमें से सिलेक्शन कितने की होती है, जो 20,000 के अंडर रैंक में आते हैं। और ये मैं आपको कह रहा हूँ कि नीट 2023 में आपके लिए जो मिनिमम स्कोर सेफ होगा ना, वो 630 से ऊपर ही होगा।
इसलिए आपको अलग होना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और डिफरेंटली चीज़ों को देखना पड़ेगा। इस नीट में जब 23 लाख स्टूडेंट्स बैठेंगे ना, वहाँ पर 1 लाख 2 लाख स्टूडेंट्स ऐसे ज़रूर आपको मिलेंगे जो 650 स्कोर करने के काबिल होंगे। यार जो अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखेगा वही एक्सेल कर पाएगा नीट 2023 में, बिकॉज अब आपकी नॉलेज ही खाली चक नहीं होने वाली है, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स मिलाकर आपको देखेंगे कि क्या आप सिलेक्ट होने वाले हो या फिर नहीं। इसलिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।